यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। हमारे पास यंग साइंटिस्ट का नाम है डबल स्लिट, क्योंकि हमारे पास 2 स्लिट होती है और उसमें एक्सपेरिमेंट किया गया है। एक्सपेरिमेंट क्या है? हमारे पास बेसिकली डबल स्लिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? हम इंटरफेरेंस पैटर्न देखना चाहते हैं। इंटरफेरेंस किन चीज़ों के बीच में होगा? जो हमारे पास, मान लो उनकी वेव इक्वेशन तो पता होनी चाहिए। इनिशियली उनके बीच में हम नहीं चाहते कोई भी फेज डिफरेंस हो, तो हमें 2 कोहेरेंट सोर्सेज चाहिए होते हैं जिनके सेम फेज में लाइट वहाँ से निकल रही हो। वेव है अगर एक लाइट तो, ऑलराइट। तो वो करना मुश्किल होता है, तो हम इसलिए इस तरीके की कुछ स्लिट बनाते हैं, है ना। यहाँ से हमारे पास इस तरीके से पैरेलल रेज आ रही होंगी, इस तरीके से ये, ओके। अगर हमारे पास यहाँ पर पैरेलल रेज आ रही थी तो इनके वेव फ्रंट्स कुछ इस तरीके थे, है ना। उसके परपेंडिकुलर हमारे पास वेव फ्रंट होते हैं। अब ये वाली वेव्स का तो कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर जो वेव थी वो यहाँ से इस तरीके से जाएगी। वेव फ्रंट जो होते हैं हमारे पास सर्कुलर होते हैं, बेसिकली यहाँ से भी सर्कुलर थे, यहाँ से भी सर्कुलर थे, सबका इक्विवेलेंट हमारे पास इस तरीके से एक प्लेन बन रहा था। यहाँ से हमने साइड वाली हटा दी, तो यहाँ से लाइट रे इस तरीके से हमारे पास जाएगी। जो वेव फ्रंट आएगा वो यहाँ से इस तरीके से आता है ना, इस तरीके से वो प्रोसीड करता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से वेव निकलेगी, यहाँ पर फिर से इस तरीके से एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह बन जाएगा, हमारे पास इस तरीके से वेव फ्रंट आगे जाएगा। सेम चीज़ हमारे पास यहाँ से ऐसे होगी, इस तरीके से, है ना। और अब आप देखोगे हमारे पास यहाँ पर इंटरफेरेंस हो जाएगा, दिस विल बी इंटरफेरेंस, राइट। तो यही चीज़ हमें करनी होती है, इसलिए हम डबल स्लिट बनाते हैं। अब वो स्लिट्स इस तरीके से होती हैं, लेकिन उसको हम बार बार 3D में नहीं बनाएंगे, हम इस तरीके से डायग्राम बनाने वाले। हमारे पास ये पहली वाली स्लिट को भी हम नहीं बनाएंगे, हम इस तरीके से यहाँ पर लिख देंगे, भाई यहाँ पे हमारे पास एक सोर्स था S, उसके कारण यहाँ से इस तरीके से वेव निकलेगी, और ये देखो सर्कुलर वेव फ्रंट्स यहाँ से जाएंगे इस तरीके से, है ना, ऐसे। और फिर ये हमारे पास 2 नए सोर्स बन जाएंगे, S1 एंड S2। और क्योंकि इन दोनों का डिस्टेंस यहाँ से सेम है, तो यहाँ पर जो वेव होगी, यहाँ पर जो वेव होगी, यहाँ से दोनों सेम डिस्टेंस से आए, तो दोनों का सेम फेज होगा एक्चुअली, तो वो कोहेरेंट सोर्सेज बन जाते हैं। और अगेन यहाँ से हमारे पास इस तरीके से वेव फ्रंट्स निकलना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पर इंटरफेरेंस होता हुआ दिख रहा है। तो बेसिकली यहाँ से यहाँ तक जब वेव्स जाएंगी तो यहाँ पर भी हमारे पास इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये 2 बन जाते हैं हमारे 2 कोहेरेंट सोर्सेज टू क्रिएट 2 कोहेरेंट सोर्सेज। हमें ज़रूरत पड़ती है डबल स्लिट की, ठीक। अब देखो यहाँ पर किस तरीके की चीज़ें करनी होती है हमें। एक वेव हमारे पास इस जगह से जा रही है, मान लो वो यहाँ पर पहुँची। दूसरी वेव हमारे पास यहाँ से इस तरीके से पहुँची। इन दोनों ने अलग अलग पाथ ट्रेवल किया, है ना। ये वाला पाथ कम है, ये वाला पाथ ज़्यादा है, तो इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस आ जाएगा बिकॉज ऑफ पाथ डिफरेंस। तो उसके हिसाब से यहाँ पर हमारे पास नेट कुछ तो फेज डिफरेंस आ जाएगा दोनों आने वाली वेव्स में। उसके कारण यहाँ पर इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है, कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है। हम क्या करते हैं, यहाँ से किसी भी डिस्टेंस y पर मैं जाऊँगा, ये मेरे पास एक स्क्रीन है, और यहाँ पे मैं चेक करना चाहता हूँ भाई मैक्सिमा आ रहा है या मिनिमा आ रहा है। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से अगर मैं देखूँ इस जगह पर दोनों ने सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया, सिमेट्री से मुझे दिख रहा है, तो एक चीज़ तो पता चल जाती है, यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, तो यहाँ पर हमारे पास मैक्सिमा आएगा, ऑलराइट। यहाँ पर मैक्सिमा आएगा, हो सकता है यहाँ पर मिनिमा आ जाए या कहीं और मिनिमा आ जाए। ओके, तो इसको किस तरीके से दिखाया जाता है, देखो यहाँ पर मैं इसकी इंटेंसिटी का ग्राफ बनाऊंगा। लेट्स से यहाँ पर जो ब्राइटनेस मुझे दिख रही है, ज़्यादा ब्राइटनेस दिखेगी, यहाँ पे कम दिखेगी, यहाँ ज़्यादा दिखेगी, यहाँ कम दिखेगी। तो हम इसी को ड्रॉ कर लेते हैं, ये इस तरीके से हमारे पास इंटेंसिटीज़ के कुछ ग्राफ आ जाते हैं अगर आप बनाना चाहोगे तो। और यही होता है हमारा कॉन्सेप्ट, ये हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न हो जाएगा ऑफ द यंग्स डबल स्लिट। किस तरीके से कैलकुलेशन की जाएगी, देखो इसने हमारे पास पाथ चला है लेट्स से x1, इसने हमारे पास पाथ चला है x2। मैं क्या बोल सकता हूँ यहाँ पर, x2 इज मोर देन x1। मेरे पास पाथ डिफरेंस कितना आ जाएगा, पाथ डिफरेंस उसको मैं लिख दूंगा x2 माइनस x1, या फिर डेल्टा x मैं लिख सकता हूँ, ऑलराइट। मेरे पास फेज डिफरेंस कितना आ जाएगा, फेज डिफरेंस हो जाता है कि डेल्टा x, हमारे पास वेव इक्वेशन में हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। अलग अलग डेल्टा x के लिए हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी, उसके हिसाब से हमारे पास कंस्ट्रक्टिव या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो सकता है।
और हम ये भी देख लेंगे जो k डेल्टा x की वैल्यू है वो y के प्रोपोर्शनल होती है, तो उससे बेस्ड हम कुछ फॉर्मूले अब डिराइव करेंगे। हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप है। यहाँ पर ये हमारी 2 स्लिट्स हैं जिनको आप मानो ये हमारे लिए कोहेरेंट सोर्सेज हैं, और इन स्लिट्स के बीच का एक डिस्टेंस होता है स्मॉल d जो आपको हमेशा दिया जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर एक स्क्रीन है जिस पर हम फ्रिंजेस को देखते हैं। ये डिस्टेंस जो फ्रिंजेस और स्क्रीन के बीच में उसको कैपिटल D बोला जाता है, ये भी हमें दिया जाएगा। और यहाँ पर सिमेट्री से इसके बीचों बीच देखो ये वाली जो पोजीशन होगी इसको हम बोलते हैं दिस इज y इज इक्वल टू 0, है ना, दिस इज y इज इक्वल टू 0। यहाँ से ऊपर या यहाँ से नीचे मैं y की अलग अलग वैल्यूज़ लिख सकता हूँ। लेट्स से मैं ऊपर जाता हूँ इस तरीके से, ये मेरे पास y डिस्टेंस है। मुझे पता करना है यहाँ पर मैक्सिमा है या मिनिमा, तो किस तरीके से मैं मैक्सिमा या मिनिमा पता कर सकता हूँ। मुझे देखना पड़ेगा यहाँ से एक लाइट रे देखो यहाँ पर इस तरीके से गई होगी ऐसे, दूसरी लाइट रे यहाँ से इस तरीके से गई होगी। दोनों नीचे क्यों चिपक गई है, ये वाला यहाँ से इस तरीके से, राइट। अब इन दोनों के बीच में कुछ पाथ डिफरेंस है, उसको आप किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हो। पहली चीज़ तो हमें यहाँ पे ये मान के चलनी है कि ये जो d की वैल्यू है इट इज़ मच मच लार्जर देन स्मॉल d। तो उससे फ़ायदा क्या होगा, देखो हमारे पास 3 एंगल्स हैं, है ना, ये एक एंगल आप इसको भी मानो। ये जो तीनों एंगल हैं, एक ये जा रहा है, एक ये जा रहा है, ये जा रहा है, हम मान लेते हैं कि तीनों पैरेलल ही हैं, है ना। इस तरह की चीज़ आपको अज्यूम करनी पड़ेगी। तो अब पाथ डिफरेंस आप किसको बोलोगे, देखो यहाँ पर इस तरीके से ऐसे ट्राइंगल बना लो। इस ट्राइंगल में हम देखते हैं कि ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ तो बराबर है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस सिमेट्री से ये दोनों बराबर है। तो सिर्फ ये वाला हमारे पास एक्स्ट्रा पाथ डिफरेंस आ जाता है ना। इसको मैं फिर से ठीक से बना देता हूँ। यहाँ से मैं ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉप करूँगा और ये वाली जो लेंथ मेरे पास बचती है इसको मैं बोलूँगा डेल्टा एक्स, यही हमारा पाथ डिफरेंस आएगा। डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती है, देखो इसी ट्राइंगल को मैं फिर से बना देता हूँ बड़ा करके। यहाँ पर ये हमारे पास डी था, यहाँ से इस तरीके से एक एंगल पे हम जा रहे थे, सारी की सारी रेस इस तरीके से आपको माननी पड़ेगी पैरेलल थी, और यहाँ से हमने इस तरीके से एक परपेंडिकुलर यहाँ पर ड्रॉप कर दिया। अगर ये वाला एंगल था थीटा तो ये वाला एंगल भी हो जाता है हमारे पास थीटा, और इसकी जो डेल्टा एक्स की वैल्यू है दिस इज डेल्टा एक्स। यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एक्स इज इक्वल टू डी साइन थीटा, क्योंकि हमारे पास ये डिस्टेंस बहुत दूर है और ये थीटा की वैल्यू एक्चुअली बहुत छोटी हो जाती है। तो इसी को हम अप्रॉक्सीमेट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू डी टाइम्स थीटा वेयर थीटा इज इन रेडियंस। ठीक है, ऑलराइट। अब मेरे पास क्या मुझे ये डी थीटा वो स्मॉल डी थीटा नहीं है, डी एंड थीटा अलग अलग चीज़ें यहाँ पे, ठीक है। इसको इस तरीके से मैं लिख देता हूँ। क्या मैं थीटा की वैल्यू पता कर सकता हूँ, अगेन थीटा की वैल्यू स्मॉल है तो थीटा को मैं लिख दूंगा यहाँ पर। देखो कौन सा वाला एंगल थीटा है, सारे के सारे एंगल थीटा है हमारे पास। ये एंगल भी थीटा है, ये वाला एंगल है इसको भी हम थीटा मानते हैं, ये वाला जो एंगल है इसको भी हम थीटा मान लेते हैं। सबकी वैल्यू थीटा के आसपास होती है। तो यहाँ पर थीटा की टैन थीटा की वैल्यू क्या है, y अपॉन डी, हाँ। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा टैन थीटा इज इक्वल टू y अपॉन कैपिटल डी, और इसी को मैं फिर से अप्रॉक्सीमेट कर दूंगा थीटा के बराबर। यहाँ से इन दोनों इक्वेशन में आप देखोगे थीटा की वैल्यू y अपॉन डी आप यहाँ पे रख दो तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है डेल्टा एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाता है डी वाई अपॉन डी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया। अब यहाँ पे 2 तरीके की चीज़ें हो सकती हैं, या तो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो जाएगा। तो मैक्सिमा मिलता है हमें, मैक्सिमा जब हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, और हमें मिलता है मिनिमा, मिनिमा जब हमारे पास डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो, है ना, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इस तरीके से। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जो हमारे पास कंडीशन होती है वो क्या होती है कि हमारे पास जो भी पाथ डिफरेंस आया है डेल्टा एक्स, उसकी वैल्यू या तो 0 हो, या फिर वेवलेंथ के बराबर हो, या फिर ट्वाइस ऑफ वेवलेंथ हो 3 लैम्डा,
या फिर इस तरीके से बहुत सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ सकती हैं। और अगर हमें डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस करना है तो हमारे पास देखो डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, या तो वो लेमडा बाई 2 हो, या फिर वो 3 लेमडा बाई 2 हो, या फिर वो 5 लेमडा बाई 2 हो। इस तरीके से हमारे पास अलग अलग वैल्यूज़ आ जाएंगी जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। अच्छा, इस डेल्टा एक्स को आप यहाँ पे डाल दो तो हमारे पास y की अलग अलग वैल्यूज़ आने लगेंगी। देखो y का फॉर्मूला क्या बन जाता है, यहाँ से हमारे पास y का फॉर्मूला बनता है y इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू कैपिटल D अपॉन स्मॉल डी। डेल्टा एक्स की वैल्यू आप 0 रखते हो तो हमें y की वैल्यू कितनी मिलती है, y की वैल्यू यहाँ से मुझे मिल जाती है y इज इक्वल टू 0। डेल्टा एक्स की वैल्यू अगर मैं वेवलेंथ के बराबर रख दूँ तो मुझे y की एक वैल्यू मिल जाती है। y की वैल्यू कितनी मिल जाती है, लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। y की फिर वैल्यू आएगी 2 लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी, फिर आएगी 3 लैम्डा डी कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इस तरीके से मेरे पास वैल्यूज आती जाएंगी। सिमिलरली यहाँ पर जो y की वैल्यूज आएंगी आप चेक कर लेना, इसकी वैल्यू आ जाती है लैम्डा डी अपॉन डी, इसका हाफ ना, यह आ जाएगा 1/2, या फिर होगा 3/2 लेमडा डी अपॉन डी, या फिर 5/2 लेमडा डी अपॉन डी। बिल्ली को हटाओ यहाँ से, इसका डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो गया लेमडा डी अपॉन डी। इस तरीके से आपको अलग अलग वैल्यूज़ मिलती चली जाएंगी। यहाँ पे हम हमेशा देखते हैं हमारे पास लेमडा बाई डी, लेमडा डी बाई डी, ये बहुत बार आता है। इसी चीज़ को हम नाम दे देते हैं बीटा का। बीटा होता है हमारी फ्रिंज विड्थ, उसकी वैल्यू होती है लैम्डा डी अपॉन स्मॉल डी। ठीक, तो यहाँ से हमें कभी मैक्सिमम मिलता है, 0 पे मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ मैक्सिमम मिलेगा, यहाँ मैक्सिमम मिलेगा, मैक्सिमम है ना। ऊपर नीचे दोनों तरफ हमारे पास पार्ट डिफरेंस आ सकता है। फिर हमें मिनिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। इस तरीके से हमें पैटर्न देखने को मिलता है। वही है हमारा डबल स्लिट इंटरफेरेंस पैटर्न। अब उसको भी डिटेल में देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला है। और आपको ये समझना पड़ेगा सारे के सारे एंगल्स को हम अप्रॉक्सीमेटली थीटा मानते हैं। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में यहाँ दीवार पे जो हमें चीज़ दिखती है वो कुछ इस तरीके से दिखती है। देखो यहाँ पे हमें कुछ ब्राइट दिखेगा, फिर यहाँ पे कोई लाइट नहीं होगी, फिर उसके बाद फिर से थोड़ा ब्राइट दिखेगा, फिर थोड़ा ब्राइट दिखेगा, फिर थोड़ा ब्राइट दिखेगा। नीचे भी ऐसा होता है, ब्राइट दिखता है, फिर यहाँ पे ब्राइट दिखता है। तो इनको हम बोलते हैं ये फ्रिंजेस हैं अलग अलग, है ना। ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, ब्राइट फ्रिंज, डार्क फ्रिंज, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। समझने की कोशिश करते हैं। देखो सबसे पहले इस पॉइंट पे जो सिमेट्रिकल पोजीशन है वहाँ पे क्या होगा उसको चेक कर लेते हैं। यहाँ से हमारे पास कुछ लाइट आएगी इस तरीके से, यहाँ से कुछ लाइट आएगी। इन दोनों ने एक्चुअली सेम डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो यहाँ पर हमारे पास हमेशा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। वेवलेंथ की वैल्यू कुछ भी हो, स्मॉल डी की वैल्यू कुछ भी हो, कैपिटल डी की वैल्यू कुछ भी हो, इसीलिए इसको हम बोलते हैं y इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा सेंट्रल मैक्सिमा। ठीक, ओके। दूसरी हमने चीज देखी थी, बीटा की एक वैल्यू होती है। बीटा की वैल्यू कितनी होती है, लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। इसको हम बोलते हैं फ्रिंज विड्थ। ठीक, यहां से हमारे पास मैक्सिमास की वैल्यू आती है। अभी हम देख चुके थे मैक्सिमा जो होते हैं हमारे पास, मैक्सिमा आएगा हमारे पास जब हमारे पास y की वैल्यू या तो 0 होगी, या फिर प्लस माइनस बीटा के बराबर होगी, या फिर प्लस माइनस 2 बीटा के बराबर होगी, या फिर प्लस माइनस 3 बीटा के बराबर होगी, एंड सो ऑन। तो यहाँ पे मुझे सेंट्रल मैक्सिमा देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक और मैक्सिमा देखने को मिलेगा, उसकी y की वैल्यू यहाँ पर बीटा के बराबर है। इसको मैं बोल दूंगा दिस इज फर्स्ट मैक्सिमा। फर्स्ट क्यों बोला, फर्स्ट तो इसको बोलना चाहिए था, नहीं ये सेंट्रल है। फर्स्ट एक्चुअली ऊपर भी होगा और यहाँ पर नीचे भी कहीं पर हमें इस जगह पे भी y इज इक्वल टू, जब यहाँ पे बीटा की वैल्यू होगी ना, सिर्फ अगर डिस्टेंस की बात करूँ, यहाँ पर भी हमें मैक्सिमा देखने को मिलेगा। इसको भी हम फर्स्ट मैक्सिमा बोलते हैं। हमेशा हम नापते हैं सेंट्रल मैक्सिमा से। सिमिलरली यहाँ पर अगर मेरे पास 2 बीटा पे हूँ मैं, y इज इक्वल टू 2 बीटा पे, तो उसको मैं बोल दूंगा दिस इज सेकेंड मैक्सिमा। ऐसे ही आप यहाँ पे भी देख सकते हो, y इज इक्वल टू 2 बीटा पे रहोगे तो वो कहलाएगा सेकेंड मैक्सिमा। फिर हमने मिनिमा की भी कंडीशन देखी थी, फॉर मिनिमा। अच्छा, इसको हम जनरलाइज भी कर सकते हैं ना। मैक्सिमा की जो कंडीशन है इसको मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू n टाइम्स बीटा, या फिर इसको आप लिख सकते हो n लैम्डा d अपॉन d
जहाँ पे n की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी वैल्यूज़ हो सकती हैं। मिनिमा के लिए हमारे पास y की वैल्यू कितनी होती है, मिनिमा के लिए हमारे पास y होना चाहिए y इज इक्वल टू बीटा बाई 2 या फिर 3 बीटा बाई 2। अगेन इसमें हमें प्लस माइनस सब जगह लगाना पड़ेगा, कैन बी प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस 5 बीटा अपॉन 2 और प्लस माइनस 7 बीटा अपॉन 2 एंड सो ऑन। अगेन यहाँ पर मैं इसका फॉर्मूला एक बना सकता हूँ, जनरलाइज फॉर्मूले की अगर मैं बात करूँ तो मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू, देखो ये ऑड मल्टीपल्स आ रही हैं, 1 था, 3 था, 5 था, तो उसको मैं लिख दूंगा y इज इक्वल टू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 टाइम्स बीटा, और इसके आगे फिर आप प्लस माइनस लगा सकते हो, इसे प्लस माइनस कुछ भी। अगेन n की वैल्यू आप 0 से स्टार्ट कर सकते हो यहाँ पे, है ना। अगर आप यहाँ पे माइनस का यूज़ करते हैं तो आपको n 1 से स्टार्ट करना पड़ता है। बेसिकली हमको ऑड मल्टीपल्स यहाँ पर आने चाहिए और डिवाइडेड बाई 2 है। ओके, अब यहाँ पर हमारे पास देखो y की वैल्यू अगर हाफ बीटा में रख दूँ, इस जगह पे आ जाऊँ, तो यहाँ पे y की वैल्यू है बीटा बाई 2, तो इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट मिनिमा। सिमिलरली यहाँ पे y की वैल्यू होगी अगेन बीटा बाई 2, इसको मैं बोलूँगा फर्स्ट मिनिमा। इस जगह पे हो जाएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ से आप देखोगे तो 3 बीटा बाई 2 है ना, यानी 1.5 बीटा के बराबर हो गया, इसको मैं बोल दूंगा 3 बीटा बाई 2। ये हो जाएगा हमारा सेकेंड मिनिमा। यहाँ पर भी हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 बीटा बाई 2, ये भी हो जाएगा हमारा सेकेंड मिनिमा। बस यही है हमारा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। आप y इज इक्वल टू 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा देखते हो, फिर ऊपर जाओगे तो मिनिमा मैक्सिमा, नीचे आओगे तो भी मिनिमा मैक्सिमा, इस तरीके से आपको ब्राइटनेस या तो ज़्यादा दिखती है, 0 दिखती है, और इसी पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फ्रिंज विड्थ अगर आपको पता है तो आप सारी की सारी चीज़ें फिर यहाँ पर निकाल सकते हो। इसी में एक और चीज़ हमें देखनी होती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। वो क्या चीज़ हो जाएगी, बेसिकली यहाँ पे ये जो फ्रिंज विड्थ है वो सेंटीमीटर में, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर में वो लेंथ है। अगर उसी चीज़ को मैं एंगल्स की टर्म में नापूँ तो वो एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगी। एंगुलर फ्रिंज विड्थ कहाँ से बैठ के देखोगे एंगल, तो इस जगह से बैठ के आप एंगल देखोगे तो देखो यहाँ पे हमारे पास ब्राइट था, यहाँ पे हमारे पास ब्राइट है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये थीटा अगर मैं इसको बोल दूँ तो वही एंगुलर फ्रिंज विड्थ हो जाएगी, है ना। फ्रिंज की विड्थ या तो आप मिनिमा से मिनिमा तक नापो या मैक्सिमा से मैक्सिमा तक नापो, वही हमारी फ्रिंज विड्थ होती है। तो थीटा की जो वैल्यू आ जाती है वो यहाँ से आ जाती है हमारे पास बीटा अपॉन डी, है ना, क्योंकि ये हमारे पास जो थिकनेस है वो बीटा के बराबर है, ये हमारे पास कैपिटल डी के बराबर है, ये आ जाता है बीटा अपॉन डी, और इसकी आप वैल्यू देखोगे तो वो लेमडा अपॉन डी आ जाती है, जहाँ पर डी हमारा ये वाला डिस्टेंस होता है। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इनको हमेशा आपको याद रखना है और आपको YDSC में कोई दिक्कत नहीं आएगी। In Young's double slit experiment, a laser light of 560 nanometer produces an interference pattern with consecutive bright fringes separation of 7.2 millimeter. तो देखो हमें ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में सेपरेशन मिल गया है, तो ब्राइट फ्रिंजेस के बीच में सेपरेशन मिल गया, देखो यहाँ पर हमारे पास ब्राइट होता है, फिर हमारे पास मिनिमा आ जाता है, ठीक है, और फिर से हमारे पास ब्राइट होता है, तो इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वही है हमारा 7.2 मिलीमीटर। क्या इसी डिस्टेंस को हम बीटा के नाम से भी जानते हैं, तो मेरे पास बीटा की वैल्यू आ चुकी है 7.2 मिलीमीटर, और उसका फॉर्मूला क्या होता है, बीटा का फॉर्मूला होता है लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, तो ये चीज़ पता चल गई है। नाउ अनदर लाइट इज यूज्ड टू प्रोड्यूस एन इंटरफेरेंस पैटर्न विद कंसेक्यूटिव ब्राइट फ्रिंजेस सेपरेशन ऑफ 8.1 मिलीमीटर, द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइट इज ओके। तो हमें दूसरे के लिए बीटा की वैल्यू अगेन दे दी गई है, तो आपको बताना है दूसरे के लिए लेमडा की वैल्यू क्या थी। यहाँ पर हम क्या चीज़ देखते हैं, अगर हम लाइट की वैल्यू चेंज करते हैं, मतलब लाइट बदल देते हैं, तो हमारे पास डी और स्मॉल डी का रेशियो तो सेम रहता है, हम लिख सकते हैं यहाँ पर बीटा इज प्रोपोर्शनल टू लेमडा, क्योंकि कैपिटल डी और स्मॉल डी तो एक गिवन अपैरेटस के लिए कांस्टेंट रहने वाला है। इस पे बेस्ड जब सिंपल सा सवाल ये बन गया है, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 6
630 नैनोमीटर। देखो सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास वैल्यू आ जाएगी β2 अपॉन β1 इज इक्वल टू λ2 अपॉन λ1। वैल्यू रखते हैं तो हमारे पास λ2 की वैल्यू आती है λ1 इंटू β2 अपॉन β1। वैल्यूज रख दो। λ1 इनिशियली हमारे पास वैल्यू कितनी थी 560 नैनोमीटर, 560 नैनोमीटर। β2 की वैल्यू आई है हमारे पास 8.1 और ये है हमारे पास 7.2। तो आप देखोगे यहाँ पे वैल्यूज इस तरीके की हैं। 9 टाइम्स कटता है, ये 8 टाइम्स कटता है और 8 से कट जाता है 770 टाइम। तो 7 9 आर 630 नैनोमीटर हमारे पास आंसर जाता है। 630 इज द करेक्ट आंसर। इतना सिंपल सा ये सवाल था। In a double slit experiment with monochromatic light, fringes are obtained on a screen placed at some distance from the plane of the slits. If the screen is moved by 5 into 10 raised to power minus 2 meter towards the slit, the change in fringe width is 3 into 10 raised to power minus 3 centimeter. If the distance between the slit is 1 millimeter, then the wavelength of the light will be. तो देखो यहाँ पे सवाल क्या है, हमें क्या चीज़ पता है कि बीटा की जो वैल्यू होती है वो होती है लेमडा डी अपॉन स्मॉल डी। यहाँ पर सारी चीज़ें देखो, फटाक से डायग्राम बना लो। हमारे पास इस तरीके से दो स्लेट होती हैं, यहाँ पर स्क्रीन होती है। ये वाला जो डिस्टेंस होता है ये होता है स्मॉल डी, ये वाला डिस्टेंस जो होता है हमारे पास कैपिटल डी होता है। हमने क्या किया, स्क्रीन को मूव कर दिया है। स्क्रीन इज मूव टुवर्ड्स द स्लेट, तो हम स्क्रीन को इस तरीके से मूव कर रहे हैं। तो बेसिकली हमारे पास डी की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो रही है ना। तो डी की वैल्यू रिड्यूस होगी तो बीटा की वैल्यू भी रिड्यूस होगी। तो हमारे पास बीटा में भी हमारे पास चेंज इस तरीके से दे दिया है। हमें वेवलेंथ की वैल्यू पता करनी है। तो बहुत ही अच्छा सवाल ये बन चुका है कॉन्सेप्चुअल। वीडियो को पॉज करो, आप क्वेश्चन को सॉल्व करो कि वेवलेंथ जो यूज़ करी है वो क्या थी। इसका करेक्ट आंसर है 600 नैनोमीटर। सॉल्व करते हैं। देखो अगर हमारे पास ये फॉर्मूला है तो यहाँ से मैं सिंपली लिख सकता हूँ डेल्टा बीटा इज इक्वल टू लेमडा कॉन्स्टेंट है, स्मॉल डी भी कॉन्स्टेंट है, डेल्टा टाइम्स डी। कोई अप्रॉक्सीमेशन नहीं है, एब्सोल्यूट फॉर्मूला बन जाएगा। आप दो इक्वेशन लिख के आप उनको सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। यहाँ पर चेंज इन फ्रिंज विड्थ हमें क्या दी हुई है 3 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 सेंटीमीटर है। अब देखो यहाँ पर तो सबको या तो सबको mm में ले आओ या सबको मीटर में ले आओ। तो मैं इसको 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 कर देता हूँ ना। 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 5 मीटर में मैंने उसको कन्वर्ट कर लिया। इज इक्वल टू वेवलेंथ अपॉन डी। स्मॉल डी की वैल्यू क्या है, स्लिट के बीच में जो डिफरेंस है वो 1 मिलीमीटर है। तो उसको 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 3 मीटर मेरे को करना पड़ेगा। एंड चेंज इन द डिस्टेंस ये है 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2, तो जाता है 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 2। यहाँ से मेरे पास कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर आ जाएगी। वेवलेंथ की वैल्यू आ जाती है, देखो ये कट जाता है इस तरीके से, 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 1 यहाँ बचेगा। वेवलेंथ की वैल्यू आ जाती है 3/5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 6 और आंसर नैनोमीटर में है। तो इसी को मैं लिख दूंगा 3000 अपॉन 10 रेज़्ड टू पावर 5 इंटू 10 रेज़्ड टू पावर माइनस 9 मीटर। ये नैनोमीटर बन गया। इसको यहाँ से आप इस तरीके से कट करोगे तो आ जाता है हमारे पास 600 नैनोमीटर एंड 600 बिकम्स आवर करेक्ट आंसर। तो इस तरीके के भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। In a Young's double slit experiment, an angular width of the fringe is 0.35 degree on a screen placed at 2 meter away for particular wavelength of 450 nanometer. The angular width of the fringe when whole system is immersed in a medium of refractive index 7/5 is 1 by alpha. The value of alpha is. तो देखो पहली बात तो मैं आपको फिर से फील करा देता हूँ। हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट इस तरीके से होता है। हमारे पास यहाँ पर सेंट्रल मैक्सिमा होता है, यहाँ पर लेट से हमारे पास फर्स्ट मैक्सिमा होता है। ये होती है हमारी फ्रिंज विड्थ, यहाँ पर ये जो होती है। और अगर इसी को मैं एंगुलर फॉर्म में देखूँ, यहाँ से इस तरीके से देखूँ, दिस थीटा, ये होती है हमारी एंगुलर फ्रिंज विड्थ। हमारे पास फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा इज इक्वल टू लेमडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी। और हमारे पास जो एंगुलर फ्रिंज विड्थ आती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ, उसको हम बोलते हैं बीटा अपॉन कैपिटल डी। वो वैल्यू हो जाती है हमारी लेमडा अपॉन स्मॉल डी। अब अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में इसको डुबो देंगे तो क्या चीज़ होगी? क्या ये चीज़ चेंज होने वाली है? नहीं।
लाइट के केस में हम जानते हैं हमारे पास जो वेवलेंथ है वो चेंज हो जाएगी, है ना। क्यों? क्योंकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा होता है। हमारे पास फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती, अगर वेलोसिटी चेंज हुई है तो हमारे पास वेवलेंथ चेंज हो जाएगी मीडियम में जाने पर। वेवलेंथ चेंज हो जाएगी तो हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ भी चेंज हो जाएगी। इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 4। कैसे है? बहुत ही सिंपल है। देखो हमारे पास एंगुलर फ्रिंज विड्थ इज एक्चुअली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ यहाँ पर आ चुकी है। मैं क्या लिख सकता हूँ, A2 अपॉन A1 इज इक्वल टू लेमडा 2 अपॉन लेमडा 1। इस तरीके से लिख सकता हूँ। वेवलेंथ में चेंज क्यों होगा? क्योंकि हमारे पास रिफ्रैक्टिव मीडियम आ चुका है। तो हमारे पास लेमडा 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, लेमडा 1 डिवाइडेड बाय म्यू, है ना। और यहाँ पर लेमडा 1 आ जाएगा इस तरीके से। तो इसकी वैल्यू आ जाती है 1 अपॉन म्यू। अगर हमारे पास वैक्यूम में इस तरीके से वेव जाती है तो किसी मीडियम में फिर वो स्लोली प्रोग्रेस करती है इस तरीके से, क्योंकि उसकी वेवलेंथ कम हो जाती है। वेवलेंथ क्या बन जाती है? लेमडा डैश बन जाती है लेमडा अपॉन म्यू। वही कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया है। तो हमारे पास A2 की जो वैल्यू आ जाएगी, A2 विल बी इक्वल टू A1 अपॉन म्यू। वैल्यूज रख देते हैं। हमारे पास A1 की वैल्यू थी 0.35, म्यू की वैल्यू है 7 अपॉन 5। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो जाती है? 5 ऊपर चला जाएगा, दिस विल बिकम 0.25। उसी को मैं लिख सकता हूँ 1/4 एंड अल्फा इज इक्वल टू 4। हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इस तरीके के सवाल भी आपसे पूछे जा सकते हैं। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, एक्चुअली एक छोटा सा पार्ट है एक बहुत ही प्यारे से कोर्स JEE मंथ का, और उसमें हमने 40 दिनों में पूरी की पूरी फिजिक्स को, ऑल द कॉन्सेप्ट्स और बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन, सब कुछ कवर कर लिया है। कलरफुल ग्राफिक्स के साथ में ऐसा कोर्स आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। और ये फुल सिलेबस कोर्स है, आप इसमें देख सकते हो हमने सारे टॉपिक्स को कवर किया हुआ है। तो अच्छे से आपका रिविजन हो जाएगा। आ जाओ यहाँ पर, और लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। बाय द वे, आप कलरफुल नोट्स की PDF डाउनलोड कर सकते हो, एब्सोल्युटली फ्री है। वो वहीं पे जाना आपको, कोर्स पेज पे, वहाँ पे होगा एक बटन, डाउनलोड फ्री PDF। आई थिंक फर्स्ट बटन ही है, और वहाँ से आप सारी की सारी PDF डाउनलोड कर सकते हो। उनको प्रिंट करवा लो, लास्ट मिनट में रिविजन हो जाएगा। साथ में व्लॉगिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आई विश यू ऑल द बेस्ट।